हेलो एंड वेलकम टू अवर स्टडी आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट 16 है। इससे पहले हम लोग 15 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसमें डिस्कशन किया जा रहा है और मेमोरी के लिए ट्रिक का भी यूज किया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आप पीछे का देख लीजिए, तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। और पॉलिटी से क्वेश्चन यहाँ से 100% मैं कहूँगा इसको, और करंट अफेयर आप कर लिए तो आपका 100% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ कि इसमें आपको पूर्वावलोकन का ये सार तो है, लेकिन इसमें जो गैप हुआ है उस गैप को भी मैं फील कर रहा हूँ, ताकि जो लड़का पहली बार, जो स्टूडेंट दोस्त पहली बार इसको पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको भी आसानी से समझ में आए कि वास्तव में इंडियन पॉलिटी में क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इसका नाम हम लोग रखे हैं घटना चक्र जीएस पॉइंटर 2024 सिंप्लीफाइड। इसमें पूरा सिंप्लीफाई किया जा रहा है, आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक ना, ताकि कोई गैप भी इसमें ना रहे। सिलेबस को लेके और इस पॉइंटर के बीच में जो भी गैप है उसको फिल किया जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट और याद करने का ट्रिक। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको पूरा देखिए, बढ़िया से देखिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे भी टाइम कम है। अब तक हम लोग ने पार्ट 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको, उसमें से सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है 4, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोग ने 15 लेक्चर इस पर ले चुके हैं इंडियन पॉलिटी पर, तो ये आपका आज का 16वां लेक्चर, ठीक ना। तो इसमें हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में बन जाए कि वास्तव में ये कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक ना। हम ये देखे हैं कि हमारा इंडियन पॉलिटी जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें 22 पार्ट हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने, तो 22 पार्ट हैं, 22 पार्ट। 22 पार्ट में से हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट नहीं, 5th पार्ट की। 5th, इसको लिखते हैं रोमन अंक में 5th, ठीक। अब 5th में देखेंगे तो इसमें 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर हैं। अब इसी 5 चैप्टर को 5 चैप्टर हैं। अब 5 चैप्टर में से ही पहला चैप्टर हम बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर C1 की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो ये हमारे सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया है। और सिक्योरिटी के बारे में बात करता है तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें लेक्चर जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आपको 52 से लेके 78 तक का है, ठीक। और सिक्योरिटी में आप अब तक पढ़े हैं, देखे हैं, तो इसमें 5 आते हैं, ठीक। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा आप देखेंगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, PM। फिर चौथा आप देखेंगे तो आपको मिलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM। और पाँचवा आप देखते हैं तो हमको मिलते हैं AG, अटॉर्नी जनरल। तो इतना आपको इसमें आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। अब उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव हुआ, उसके बाद हम बात करते हैं तो सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। C2 की बात करें तो C2 में हम लोग देखे हैं अब तक कि इसमें जो है पार्लियामेंट की बात की गई है, ठीक। तो आप कहेंगे कि पार्लियामेंट, तो वास्तव में पार्लियामेंट इसका नाम दिया गया, लेकिन इसको हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट के 3 ब्रांच होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो इसी को ही, लेजिस्लेटिव को ही पार्लियामेंट बोला गया है, ठीक। यूनियन लेजिस्लेटिव कहिए, पार्लियामेंट कहिए, दोनों एक ही है, ठीक। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं या इसको ही लेजिस्लेटिव बोलते हैं, क्या, लेजिस्लेटिव। इसका आर्टिकल जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 79 से लेके 122 तक। तो ये चैप्टर 3 है, ठीक। अब उसके बाद चैप्टर सेकेंड है, उसके बाद चैप्टर 3 की बात की गई। चैप्टर 3 में जो है एक आर्टिकल है 1, 2, 3, जिसमें ये बोलता है कि प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर की बात करता है, ऑर्डिनेंस की बात करता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4। तो ये चैप्टर 4 ही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक। चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने आर्टिकल हैं, तो हम पाते हैं कि 124 से लेके 148 तक,
48 नहीं 47, 48 आप कहेंगे तो 47 चला जाता है कैग के पास। अब उसके बाद चैप्टर 5 आता है और लास्ट चैप्टर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 का। तो ये क्या है, तो कैग का है, CAG। और इसके लिए आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है। तो आपको इतना क्लियरिटी आ गई है। तो हम इसमें इसलिए इसमें हम लोग पॉइंटर में जो देख रहे हैं वो चैप्टर 4 देख रहे हैं, ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जिसको हम यूनियन जुडिशरी बोलते हैं। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसके आगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था इंडिया में। ठीक, तो यहाँ पर आप एक और ध्यान देना पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, ठीक ना, आज़ादी के बाद की बात है। लेकिन अगर आज़ादी से पहले भी चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट था, ब्रिटिश इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट था। ठीक, तो उसको आप देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जब पढ़ेंगे आप, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 73 के तहत के अंतर्गत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का स्टेबलाइजेशन मिलता है। ठीक, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेंटली। तो सुप्रीम कोर्ट का इस समय जो स्ट्रेंथ है वो 34 जज हैं, और 34 जज में इंक्लूड किया गया, यानी 33 + 1 CGI एक और सुप्रीम कोर्ट के जज 34 हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जज इन द सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्ट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही वो पावर है कि वो, आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट चाहेगी तभी उसमें जज जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो इतना उनका सीट बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइट टू लेटर। तो कोई भी ए ग्रेड का हो, केवल जज ही नहीं, ए ग्रेड का जो जॉब करता हो, सेंटर में हो, ठीक ना, सेंटर में हो, सेंटर का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करता हो, ए ग्रेड का हो, तो वो प्रेसिडेंट को ही अपना रिजिग्नेशन लेटर उन्हीं के नाम पर लिखेगा और देगा। ठीक, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में है तो गवर्नर को करता है, ठीक ना, गवर्नर को अपना रिजिग्नेशन लेटर नाम पर देता है। ठीक, हु अपॉइंटमेंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया। तो जितने भी, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आप यहाँ पर ध्यान लीजिए, ग्रुप ए, जैसे हम लोग का ग्रुप जो भी होता है, ग्रुप जब जितने भी सर्विस हैं, ग्रुप ए, बी और सी, डी, ये 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो सिविल सर्विस जो होती है ग्रुप ए में आती है, चाहे जितने भी सिविल सर्विस ही नहीं, आपके जितने भी ग्रुप ए की जॉब सर्विस हैं और सेंटर की हैं, ठीक, तो सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही होता है। ठीक, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक, और स्टेट में होगा तो गवर्नर करते हैं, तो ये आपको इतना, ठीक ना। तो व्हाट इज ए रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 65 ईयर, ठीक है, 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट है। हाउ कैन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव? इम्पीचमेंट के द्वारा, बाई प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कहेगी कि भैया इनको हटाओ प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट इनको हटाएंगे। ठीक, अब पार्लियामेंट कहेगी तो दोनों हाउस को राजामंदी होनी पड़ेगी, समझ रहे, पार्लियामेंट में केवल एक नहीं है, इसमें 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इतना आसान नहीं होता है किसी, क्या बोलते हैं, जज को हटाना। ठीक, नेक्स्ट, द रिजिग्नेशन लेटर बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कौन सा में है? तो सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल में है, ठीक ना, आपको ये याद होना चाहिए। द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड इंसर्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम जो एज क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट के का एज क्राइटेरिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होगा उसकी क्या, उसका जो एज है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो उसको इंसर्ट किया गया बाद में। तो वो कब किया गया? तो वो 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब पार्लियामेंट ने उसको किया, अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंसर्ट किया। तो 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद कर लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
Purushunta to the report Yachayan Sanyal Committee. The Contempt of Court Act 1970 was passed. स्टेटमेंट दिया गया, बताना है कि कौन सा सही कौन सा करेक्ट है। ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पनिश फॉर द कंटेप्ट ऑफ देम सेल्फ। ठीक। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड सिविल कंटेप्ट एंड क्रिमिनल कंटेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन क्यों करेगा, खुद सोचिए। वो भी क्रिमिनल कंटेप्ट और सिविल और क्रिमिनल है तो आईपीसी में है, सीआरपीसी। इन इंडियन पार्लियामेंट इज वेस्ट विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेप्ट ऑफ कोर्ट। पार्लियामेंट के पास हाँ हमारे लॉ है, ठीक ना। तो आप देखेंगे तो 1, 2 और 4 करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की चीज़ है। इसको क्लियरफाई और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप खुद सोचिए। ये तो आपका कमेटी का रिपोर्ट है, ठीक। इसको इसमें कुछ समझने का वही नहीं है, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड मैटर है। अब यहाँ पर बात आती है कंसेप्ट की। तो जब अभी आप कोर्ट के आदेश का आप पालन नहीं करेंगे तो उसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक। आइए आए दिन होता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर वो हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानता है तो हाई कोर्ट उस पर अपना करेगी कि भैया तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए हो। सुप्रीम कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ इनको ठीक, तो अपना अपना इनको दिया गया। अभी हाल ही में आप देखें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था उनके ऊपर, जो एक बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, ठीक ना। उनका आप केस पढ़े होंगे, न्यूज़ में बहुत छाया था। ठीक, हो गया 1-2 साल। ठीक, बोबड़े जब उस समय चीफ जस्टिस बोबड़े थे, ठीक ना, उनके। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द सिविल कंटेम्प्ट क्रिमिनल। अब सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिमिनल और सिविल का बातें नहीं कहीं किया है, ठीक ना। तो ये कहिए नहीं, यहाँ पर आप समझ लीजिए। ठीक। अब वहीं पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही तो सब लॉ बनाती है, इसीलिए पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन। पार्लियामेंट ही करेगी, जो भी सैलरी डिसाइड करना हो, कितना देना हो, सब कुछ पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट केवल एक नहीं है, इसमें 2 हाउस हैं, इतना ध्यान दें, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा किस में है तो राज्यसभा 80 में है, लोकसभा किस में है तो लोकसभा 81 में है, आर्टिकल 81। और पार्लियामेंट किस में है तो 79 में आर्टिकल। तो ये आपको 3 आर्टिकल यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ सेफ गार्ड द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या प्रोविजन है सेफ गार्ड अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। यहाँ पर ऑटोनोमी, ठीक। वाइल अपॉइंटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट, अभी भी अपॉइंटमेंट चल रहा है, उस पर ध्यान नजर रख कर रहिए, आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो वाइल अपॉइंटमेंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, ये बात सही है। जब भी चीफ जस्टिस इंडिया जिसको नॉमिनी करेगा वो सरकार को भेजेगा, सरकार उस पर डिसाइड करेगी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजेगा, और प्रेसिडेंट उस नाम पर सुप्रीम कोर्ट के जज यानी CJI से वो कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का आर्टिकल है 143, आप याद कर लीजिए, ठीक ना। 143 में है, जो 143 में करते हैं। ठीक। अब सैलरी ऑफ जज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच द लेजिस्लेटिव डज नॉट हैव टू वोट। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और कंसोलिडेटेड जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में आता है ये भी मालूम होना चाहिए। पीछे हम लोग डिस्कस किए, लेकिन आर्टिकल ऐसा चीज़ होती है कि याद नहीं होता एक बार पढ़ने से। तो ये 266 में है, ठीक ना, आपको याद होना। ठीक। नेक्स्ट, एक्टिंग चीफ, एक्टिंग बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग यानी रियल में नहीं है, एक्टिंग कर रहा है। जैसे हीरो हीरोइन जो होते हैं, हीरो हीरोइन क्या कहिए, एक्टर कहिए, एक्टर। जैसे एक्टर मान सलमान खान है, ठीक, क्या बन जा रहा है, कुछ और बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं, तो पुलिस एक्टिंग करते हैं, वो पुलिस रहते नहीं। उसी तरह से यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहेगा, और ये कब रहेगा, जब चीफ जस्टिस इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है ना। कोई इमरजेंसी, चीफ जस्टिस ना हो, बीमार पड़ गए हों, तो उसके कार्य के लिए एक्टिंग बनाया जाता है। विच टाइप ऑफ जज
जजेज काइन अपॉइंटमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, एड हॉक जज जो होते हैं अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इंडियन जुडिशरी के बारे में यहाँ पर अपॉइंट कुछ स्टेटमेंट है उसको कंसिडर करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल बैक टू सीट एंड एक्ट एट सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ पीरियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात सही है, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर हो गया है और उसको एडहॉक या कोई इमरजेंसी काम के लिए अपॉइंटमेंट करने की जरूरत पड़े तो वो बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आप जज सीट करिए और एक्ट कीजिए जज की तरह, और वो सीजीआई सब करने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा पहले। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डू। हाँ, हाई कोर्ट को पावर है कि अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को भी अब पावर है कि अपने जजमेंट का रिव्यू करती है और रिव्यू होता रहता है, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है, वाई भी चंद्रचूड़ है, ठीक ना। अब इस समय सीजीआई जो है DY चंद्रचूड़ है, इनके ही सन है, ठीक, ये फादर है, ये सन ये फादर, ठीक। तो ये कब पूछ रहा है कि भैया फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, टिल डेट ही इज लॉन्गेस्ट सर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वाज अपॉइंटमेंट बाय द नीलम संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी कौन थे, तो ये आपको बोल सकते हैं ये प्रेसिडेंट से, तभी तो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है, तो ये सबसे करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों इच करेक्ट हैं। और लॉन्गेस्ट सर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अब DY चंद्रचूड़ हो गए, ठीक। अब उनके पुत्र लड़के भी वही लॉन्गेस्ट सर्व हो गए अब तक के टाइम में, ठीक, अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक ना। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी देखिए चंद्रचूड़ हटेंगे तो उस पर भी न्यूज़पेपर में आप ट्रैक करते रहिए। द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजेंद्र लाल लोढ़ा, राजेंद्र मल लोढ़ा, ठीक, 2004 यानी अप्रैल से 2014 से लेके 9 यानी सितंबर 2014 तक रहे। राजेंद्र बाबू, ठीक, 2000 यानी 5 से 2004 से लेकर 5 यानी कोई महीना नहीं। गोपाल वल्लभ पटनायक 2002 में रहे हैं। करम नारायण सिंह 51 से 51 यानी 11 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक ना। तो ये क्रम है, थोड़ा सा आप क्रम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें कोई भी रहेगा फंस जाएगा, इसलिए आप लूसेंट को एक बार देखिए, उसमें मिल जाएगा, ठीक। या तो घटना चक्र का क्या नाम है वो जीका, ठीक है। एक एडवोकेट आर अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर इज नो कोरम ऑफ द जज अवेलेबल इन टू होल्ड। तो एडहॉक जज टेम्पोररी जज होते हैं और इनको इसलिए लाया जाता है कि जब यहाँ पर कोरम पूरा करने के लिए, मान लीजिए इसमें 33 जज होना चाहिए और ये नहीं हो पा रहे हैं तो इनको टेम्पोररी रूप से रखा जाता है, उसके बाद चलता रहता है, ठीक। इन विच ईयर कोलिजियन सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज अडॉप्ट बाय सुप्रीम कोर्ट इंडिया, तो 1993 गुप्ता केस, इसको बोलते हैं 3 जज केस बोला जाता है, 3 जज केस। इसमें 3 केस हुए थे, ठीक ना, इसमें से लास्ट केस है, उसी के बाद ये कहानी शुरू हो जाती है। द मिनिमम नंबर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड टू हायर द केस इन्वॉल्व द इंटरप्रेटेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने के लिए कम से कम 5 जज होना चाहिए और इसके बाद एक क्रम बढ़ता रहता है, मतलब कि मिनिमम 5 होना चाहिए और इसके 8 के रूप में बढ़ता है, आड नंबर, ठीक ना, आड नंबर के रूप में बढ़ता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब भी बनेगा तो 5 मेंबर का बनेगा, 5 जज होना चाहिए और 8, और इसके बाद अगर एक ही केस की बार बार सुनवाई हो रही तो अलग अलग जब सुनवाई होगा तो उसमें क्या होगा कि रिव्यू जब होगा, ठीक ना। तो जैसे केशवानंद भारती में शुरुआत फंडामेंटल राइट को लेके हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि पहले बहुत सारे केस हो चुके थे उसी पर, तो उस पर क्या हुआ कि उसके ज़्यादा ही केस जब आएगा मैटर तो उसके ज़्यादा ही केस हो, जज बैठेंगे, बेंच बैठेगी, ठीक ना। तो वो 8 नंबर पर, मिनिमम तो 5 होंगे, लेकिन जब फिर यही केस को रिव्यू होगा फिर इसी टाइप का केस आएगा तो उससे अब क्या होगा, ज़्यादा जज बैठेंगे, यानी वो ऑड नंबर में चलेंगे, यानी 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ठीक, इसी तरह से ऑड नंबर चलते रहेंगे, ठीक। केशवानंद भारती केस में 13 जज बैठे थे।
पूरा जजे बैठे उसमें उतना ही थे ही। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट फॉल इन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जब स्टेट और सेंटर के बीच में झगड़ा चल रहा हो तो स्टेट क्या करता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत वो आता है और अपना दावा करता है कि ये सेंटर गलत कर रही है। इसका आर्टिकल याद कर लीजिए 131, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। और इसमें स्टेट के बीच, सेंटर के बीच में ही नहीं लड़ाई होती है, स्टेट के बीच में भी लड़ाई हो तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट स्टेट जाता है। स्टेट मतलब स्टेट। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो आर्टिकल 1 में लिखा गया है, ठीक ना, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक ना, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है ना, तो वो यूनियन ऑफ स्टेट की बात वो नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, जो 28 स्टेट हैं उनकी बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर विच आर इंक्लूड इन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर क्या सेंटर झगड़ा की बात है, बस समझ लीजिए कि फाइट कर रहे हैं। कौन कौन करेगा, सेंटर स्टेट झगड़ा करेंगे कि भैया सेंटर बड़ा भाई है तो छोटा भाई को क्या करेगा, हाँ। जैसे मान लीजिए सेंटर का है, सेंटर बड़ा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट छोटा भाई है तो सेंटर बड़ा भाई हमेशा क्या करेगा, इसका छीनने की कोशिश करेगा और हर चीज़ से झगड़ा करेगा, छीन लेगा, कुछ और कर लेगा। तो उसमें क्या होगा कि स्टेट किसके पास दौड़ के जाएगा, वो अपने छोटा भाई क्या करता है, मम्मी पापा के पास दौड़ के जाता है। उसी तरह स्टेट का करेगा, दौड़ के जाएगा 131 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ये हमारे साथ गलत कर रहा है, ठीक। तब वहाँ पर होगा। अगर फिर छोटा भाई दोनों है तो छोटा भाई में भी झगड़ा होगा, तो मतलब स्टेट भी झगड़ा करेंगे, तो इसमें जो होगा दौड़ के फिर भाग के जाएगा जो छोटा भाई होगा, ठीक ना। तो ये चलता रहता है, ठीक। तो ये सब आर्टिकल 131 के तहत कहानी चलती रहती है। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए गोलकनाथ में 11 बने थे, इसके बाद केशवानंद भारती की सहायता, जिसमें से बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बना था, जिसमें 13 जज थे। Which case Supreme Court held that fundamental right enable to man to check out his life in the manner he like the best, गोलकनाथ एंड स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक। अब यहाँ पर देखिए केशवानंद भारती में कहानी कुछ और थी, लेकिन यहाँ बेसिक से चला गया। इसकी कहानी अब पीछे का लेक्चर देखिए उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर अगर यही चीज़ बार बार करता रहूँगा तो फिर ये लेक्चर लंबा होता जाता है, ठीक ना। तो हम इस पर थोड़ा रहेंगे, यहाँ से नहीं समझ में आएगा उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। Which article of the Constitution of India deal with the appellate jurisdiction of the Supreme Court। तो यहाँ पर आर्टिकल की पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत हम अपीलेट जुरिसडिक्शन की बात करेंगे, अपील करने की बात करेंगे, कि हम चलते हैं अपील करने, ठीक ना। कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केस, तो अब अभी कॉन्स्टिट्यूशनल केस होना चाहिए, तो किसका है, तो आप 132 के तहत 132 रीड विद द 134, 132 और 134 एक साथ मिला के पढ़ेंगे तब हमको मिलता है कि ओरिजिनल ने अपील जुरिसडिक्शन की बात की गई है, ठीक। अब यहाँ ऑल द केस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द अपीलेंट जुरिसडिक्शन। जब भी अपीलेंट जुरिसडिक्शन मतलब कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको इंटरप्रेट करने के, उसको समझने की बात होगी कि ये यहाँ पर क्या लिखा है कुछ भी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और वह भी अपीलेंट जुरिसडिक्शन 132 और उसके साथ में 134A आर्टिकल को साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक, तब जाके पावर मिलता है। नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल इन सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 142। ई तो भैया आर्टिकल ब्रह्मास्त्र है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट का ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक। ब्रह्मास्त्र कब चलाया जाता है, जब सब कुछ आप परेशान हो जाओ तब ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, जिससे कि शांति बहाल हो। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट एकदम परेशान हो जाएगा तो 142 का पावर करेगा, उसके पास इसका आर्टिकल का पावर। तो आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का 142 जो है ब्रह्मास्त्र है, ठीक ना। ये आपको हमेशा दिमाग में बैठना चाहिए, 142 ब्रह्मास्त्र और हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक ना। अब रही बात न्यूज करंट अफेयर के, तो मैं हमेशा एक करंट अफेयर के प्रति सचेत रहना कहूँगा। उसके लिए आपको क्लास करनी पड़ेगी। मेरा रोज़ पाँच क्वेश्चन आपको पर डे शाम को 6 बजे मिलता है, जिसमें अफेयर के लिए आपको डेली 6 बजे आपको सब्जेक्ट वाइज MCQ को मिलेगा 6 बजे डेली, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM, ठीक। और इसमें वीकली करंट अफेयर का रिवीजन भी मिलेगा, ये जो सैटरडे को रहेगा, और संडे को आपको वीकली करंट अफेयर MCQ के साथ मिलेगा, जो कि पूरा वीक का रहेगा। और इसी को फिर रिवाइज करने के लिए, और ये रहा सिलेबस, ठीक ना। तो इसमें हम लोग
तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको देखिए, उसमें जितने भी आपका रहता है करंट अफेयर में उसको आसानी से सिंप्लीफाई करके किया जाता है। आप 5 क्वेश्चन पर डे ये समझ लें कि उसको रटना है, ठीक ना। अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा, ठीक। तो प्रीलिम के लिए यही है, और कुछ भी उसमें अगर होगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। तब मैं कहूँ ठीक, तब करंट अफेयर का टेंशन मत लीजिए, ठीक। आप बस विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट जजमेंट आर्डर। 137 आर्टिकल बोलता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो क्या करता है, अपने जजमेंट का रिव्यू कर सकता है और आर्डर का भी रिव्यू कर सकता है। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव आर्डर। तो जुडिशियल रिव्यू जो होता है 137 आर्टिकल में, इसमें क्या होता है कि वो चेक करता है कि जो भी लॉ कानून बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि इनवैलिड है, ठीक। जुडिशियल रिव्यू इम्प्लीमेंट द राइट ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर एनी लॉ एंड आर्डर इनवैलिड इफ इट कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव का आर्डर भी रहेगा तो उसको भी चेक किया जाएगा। जैसे अभी एग्जीक्यूटिव आर्डर लेके आई थी उत्तर प्रदेश में, क्या कि सभी फल वाले जो है अपना नाम लिखें। जब कांवड़ यात्रा गई थी सबको दुकान वालों को अपना नाम लिखना था, ठीक ना। तो उस पर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड है, ठीक। तो फिर उसके बाद अभी एक फिर सुप्रीम कोर्ट में एक गया था बुलडोजर को लेके, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये गलत है। तो एग्जीक्यूटिव आर्डर भी, ठीक ना। तो उसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इशू द सर्टेन रिट टू स्टॉप द वायलेंस द फंडामेंट। तो यहाँ पर रिट की बात की गई, सर्टन रिट इशू करेगा कि भैया जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करना रोको, ठीक। तो यहाँ पर 5 रिट है 32 आर्टिकल में, ठीक। 5 रिट है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है ना, जिसको फंडामेंटल वायलेंस करती है, अगर फंडामेंटल को रोकती हो, ठीक। तो 5 रिट है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने 32 के तहत। तो वो 5 रिट है। तो उसमें क्या है, हबियस कार्पस का मतलब कि हैव द बॉडी, मतलब कि आदमी गायब हो गया है, उसको पुलिस डिपार्टमेंट कोई कहीं अरेस्ट करके रख दिया है, किसी से मिलने नहीं दे रहा है। तो उसमें आदमी जाता है और बोलता है कि भैया फलाना की बॉडी, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर राम है, ठीक। राम जी को पुलिस अरेस्ट करके उसको पता नहीं कहाँ रख दिए, किसी को पता नहीं। उसके घर वाले मान लीजिए सीता जी हैं, सीता जी राम जी को खोज रहे हैं कहाँ है। तो अब क्या होगा कि अब इनके बिहाफ में सीता जी जाके कोर्ट में जाएंगी, या तो इनका भाई लक्ष्मण जाएंगे और कोर्ट में जाके बोलेंगे कि हमारे राम जी पता ना कहाँ गायब हो गए, उनको प्रेजेंट किया जाता है द बॉडी, ठीक ना। ठीक है, क्राइम हुआ है वो बात अलग है, लेकिन उनको तो पहले मिलने का अधिकार है कि नहीं, ठीक। तो ये हुआ मैंडमस, यहाँ पर लिखा है साफ साफ क्या, मैड, यहाँ हटा लीजिए, मैड माने पागल। तो जब अधिकारी या कोई अपने पोजीशन पावर को लेके पागल हो जाते हैं, उससे नशा में चूर हो जाते हैं उस पावर को और उल्टा पुल्टा करते हैं, तो उनको ही बोला गया है मैंडमस। यानी यहाँ पर अपने पावर का अनुचित इलीगली काम करना, अपने पावर का सही रूप से यूज न करना के टाइम अधिकारी के खिलाफ। तो यहाँ पर अधिकारी मतलब एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, इनके खिलाफ ये लाया जाता है। प्रोहिबिटेशन में रोका जाता है, ठीक। कुछ भी होता है रोका जाता है। कौन करेगा, तो कोई अधिकारी करेगा या कोई जज भी कर सकता है, लेजिस्लेटिव भी कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए कि ये गलत है। क्यों वारंटो मतलब क्यों 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 यहाँ पर दिया है ना, क्यों वारंट, यानी यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है समझ लीजिए, यानी तुम ये कौन हो, ठीक है ना, तुम कौन हो। मतलब कि मान लीजिए कोई फर्जी तरीके से बन गया है, उस सीट पर बैठ गया, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक। तब वहाँ पर पूछा जाएगा कि भैया तुम किसके कैसे बन गए हो, क्या तुम्हारा एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट पर रहने की, ठीक। तो एलिजिबिलिटी के तहत उसको सेसोरियो में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपका देखेंगे तो पावर यहाँ पर कुछ भी ना, तो ये सेसोरियो और जो है प्रोहिबिटेशन दोनों को लगभग आप देखेंगे तो सिमिलर टाइप का ही मिलता है, सेसोरियो और प्रोहिबिटेशन, ठीक। तो सेसोरियो में भी आपको देखेंगे तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक ना, तो उन सबको रोकने के लिए काम आता है कि भैया आप किसके तहत ये जारी किए इशू, ठीक। तो ये आपका 5 है, पाँचों के बारे में पूछता भी है अब, ठीक। तो पार्लियामेंट में बाई लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द जुरिडिक्शन द
द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट, हाँ करेक्ट है। ठीक, तो दोनों ही करेक्ट है। ठीक ना, बहुत लंबा हो गया क्या, ये दिख नहीं रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड द सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडिया ऑफ ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये बात सही है। ठीक, तो इसमें कोई ऐसा नहीं, जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी होगा तो आप अपना क्या जुडिशरी के पास इतना पावर है कि वो अपने जजमेंट या उसका रिव्यू कर सकती है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर रेफरेंस टू इंडिया, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की बात कर रहा है। एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट। गलत बात है। एडवोकेट तो एडवोकेट होता है, चाहे वो प्राइवेट फर्म में काम करे या तो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करे। ठीक ना, तो ये स्टेटमेंट इसी तरह से, एडवोकेट को बस यही काम है कि वो लॉ की डिग्री ले, लॉ डिग्री लेने के बाद वो क्या करे, बार काउंसिल में अपने को रजिस्टर कर ले, बस हो गया काम। ठीक ना, बस वो कहीं भी काम करे। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज द लॉ कॉलेज। करेक्ट, दो इच करेक्ट है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, तो जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है। ठीक ना, इंडिया में भी है। ठीक, तो वो दोनों जगह प्रिवेल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाई एएस आनंद इन 90th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, तो आपको उनका क्रोनोलॉजी और ये सब याद होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो देखते हैं अंडर द विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट। यहाँ पर देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट हैड बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इंक्वायरी एंड प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया जो पार्लियामेंट के अंदर काम हो रहा है उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी उसमें घुस नहीं सकता है। तो आर्टिकल 122 है। और ठीक ना, तो आर्टिकल 122 है, ये लेजिस्लेटिव में आता है, यूनियन पार्लियामेंट में। ये आर्टिकल आपको देखेंगे तो चैप्टर 4 में है, किसका, चैप्टर 4 कर रहा हूँ, चैप्टर 2 में है। ठीक ना, चैप्टर 2 में। ठीक, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। ठीक ना, तो ये, ठीक ना, तो आप यहाँ पर, और ये अगर पार्लियामेंट के अंदर कुछ अव्वल मरव्वल कुछ हो जाए तो वहाँ पर ये पावर बोलता है कि भैया तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कोर्ट को। हम तो चाहते हैं कि कुछ अव्वल मरव्वल कुटव्वल कुछ करें। इन विच ए केस ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाई डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इट they remove the right to equality. Equality before law from the part of place in the elsewhere in the constitution. तो यहाँ पर क्या बोला है, इन विच केस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, तो इस केस में एक राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ पार्ट 3 में है, एंड पहले सील्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोला कि भैया दूसरी जगह इसको कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में चाहिए नहीं, यानी फंडामेंटल राइट में नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोला ये बकैती मत करो। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट में रहेगा तो रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू इंजॉय बाय, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इंजॉय करते हैं जुडिशियल रिव्यू का, और अपने जजमेंट को पढ़ते रहते हैं और मज़ा लेते रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस ऑफ द प्रोसीडिंग स्टेबलाइज बाई लॉ। प्रोसीडिंग स्टेबलाइज बाई लॉ। ठीक है ना, प्रोसीड्यूर जो है स्टेबलाइज बाई लॉ, यानी लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक, कहीं उड़ा के नहीं लाया गया है। नेक्स्ट, हु हैज लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी इंटरप्रेट करना होगा, कोई वर्ड को कोई किसी को सिंप्लीफाई करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, उसी को पावर है। हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम द जुडिशियल एडवेंटरिज्म। तो कौन बोला था, तो जस्टिस एएस आनंद बोले थे। ठीक ना, तो जुडिशियल एक्टिविज्म टाइम टू टाइम बढ़ जाता है, टाइम टू टाइम कम हो जाता है। एंड जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल एक्टिव हो जाती है हर चीज़ की सुनवाई करने के लिए, अपने आप को क्या बोलते हैं, सो मोटो ले लेती है वो चीज़। नेक्स्ट,
हु इज नो एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। गार्डियनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे कस्टडियन बोलिए, गार्डियनशिप बोलिए, कुछ बोले, सब सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ये बार बार पूछा गया है, बहुत सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट इज क्या है, डॉन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इतना समझ लीजिए बस। गिव द टू स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में बोला गया है, कौन सा किसका रीजन है, कौन सा उसका रेसन है, उसको बताना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल लॉ, करेक्ट है ना, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, तो एक्सक्लूसिव है 142 आप देखेंगे तो उसमें है, ठीक है ना, सेंट्रल लॉ को कर सकता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड। और सेंट्रल लॉ ओनली लिखता तो हम कहते हैं गलत है क्या, अगर यहाँ पर बोल देता हूँ ओनली तो हम कहते हैं कि भैया हाँ ओनली नहीं है, ठीक है ना, तो ओनली नहीं लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ द, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल लॉ, ठीक। तो ओनली अगर लिख देता तो कहानी गड़बड़ा जाती, ठीक है ना। दोनों सही हैं लेकिन यहाँ पर दिया ये, तो ये यहाँ पर मिस्टेक किया गया है, ठीक है, इसको पढ़ते समय ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, हु है द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल है, 143 आर्टिकल, याद कर लीजिए 143, आई लव यू, ठीक ना, क्या है, आई लव यू। अब प्रेसिडेंट हमेशा बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू, ठीक ना, कभी झगड़ा भी नहीं होता उन लोग। अंडर द विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया refer to Supreme Court regarding the processing appointment and transfer the judge in the Supreme Court and High Court, 143 सब क्लास 1। यहाँ पर प्रेसिडेंट बोल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर टू सुप्रीम रिगार्डिंग, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है CJI से कि भैया हमको बताओ बहुत दिक्कत हो रही है हमको पर, ठीक ना, एडवाइस दो, तो वही आई लव यू, ठीक। 143 the power of in law the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter include the union list legislative power rest with the पार्लियामेंट जो चाहेगी सो करेगी यार, ठीक ना। इतना जब भी नियम कानून की बात आए सीधे पार्लियामेंट, अगर वो गलत होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। बाकी कुछ भी जोड़ना घटाना कुछ भी करना हो तो पार्लियामेंट ही करेगी, और गलत है कि सही है वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। by whom the jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged, Parliament by the making law, ठीक, the correct statement regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court, the advisory, ठीक, the Supreme Court full bench of the Supreme Court have any reference made it under the power of advisory jurisdiction, तो 5 वो कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, opinion given by the Supreme Court on the reference under advice jurisdiction is not binding of government। हाँ, हम एडवाइज मांग रहे हैं ना, एडवाइज मांग रहे हैं भैया ये बताओ, मान लीजिए कि हम आप पूछ रहे हैं कि बहुत दिक्कत होती है, पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही जाते हैं टीचर के पास पूछते हैं बहुत दिक्कत होती है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो आप एडवाइज ले रहे हैं कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है पढ़ाई में, तो आप एडवाइज माने ना माने उस पर बाउंड नहीं है, तो एडवाइज कभी भी बाउंड नहीं होती है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, advisory power of the Supreme Court of India implement it advise the President on the issue of law and fact which public important, तो आर्टिकल 143 आई लव यू, ठीक, याद कर लीजिए। The Supreme Court of India tender advice to President on the matter law or fact only if seek such advisor, अब जब वो चाहेंगे तभी ना, बिना मांगे नहीं देना चाहिए, अगर बिना मांगे आप कुछ किसी को देते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट है क्योंकि प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कॉन्स्टिट्यूशन ओपिनियन, यानी यहाँ पर यही पूछ कर रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या करता है, एडवाइज ले सकता है, ठीक है, ओपिनियन ले सकता है, ठीक। तो वो 143 आई लव यू बोल सकता है, ठीक, यानी यहाँ पर आई लव यू बोलने का पावर दिया गया है। प्रेसिडेंट का मन करेगा तो आई लव यू बोलेगा, मन नहीं करेगा कब, जब दिक्कत में आएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इनवायलेबल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग, यहाँ देखिए 32 आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 22 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट है, फिर आर्टिकल 227 के तहत, 3 तहत है जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है ना। 226 जो है हाई कोर्ट का है, ठीक। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट 32 के तहत। टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन मस्ट बी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर द एट लीस्ट हाउ मैनी 10 ईयर का होना चाहिए। हाई कोर्ट में 5 साल नहीं 10। हाई कोर्ट में कितना होना चाहिए बताइए आप, हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए, धड़ 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 कमेंट कीजिए। हु अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जज वाज नॉट अर्लियर जज ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन ऐसा था जिसको हाई कोर्ट का जज नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बना दिया गया था? वो कौन थे? नागेश्वर राव। और एक महिला को बनाया गया था जो जज नहीं थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट का बना दिया गया था जज। हाई कोर्ट की जज नहीं थी, उसका नाम आप लोग कीजिए, ठीक, कमेंट में। थोड़ा सा लगे रहेंगे तब ना, बस बैठ के चुप 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 देखने से नहीं होता है। हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस टू एनीवेयर। सुप्रीम कोर्ट डॉन है भैया, डॉन कुछ कर सकता है। अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर द माइग्रेट determined by the Tribunal Act 1983 as the unconstitutional for the violation of the sacred duty of center आर्टिकल 355 355 के तहत किया गया है, ठीक। Which of the following statement correct? Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India. Its jurisdiction is limited to confirmed by the Constitution. पार्लियामेंट कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, ये गलत है, गलत है, गलत है। पार्लियामेंट कुछ और कर सकती है, बस पार्लियामेंट हर चीज़ कर सकती है, बस का सुप्रीम कोर्ट बाद में बताएगा कि तुम जो किए हो गलत है कि सही है, ठीक। सेकेंड, द ऑफिसर and the servant of the Supreme Court and the High Court are appointed by the concerned Chief Justice and administrative expansion and are charged on the Consolidated Fund of India. क्या बकैती कर रहे हो यार। ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन होगा वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड। क्या बकैती है, तो दोनों गलत हैं, ठीक ना, बहुत बकैती कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं। हु अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जज वाज नॉट अर्लियर जज ऑफ हाई कोर्ट। यल नागेश्वर राव। हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अंडर द विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर माइग्रेंट डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 आर्टिकल 355, ठीक ना। फॉलोइंग पार्लियामेंट कैन नॉट इनलार्ज, ठीक, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक। यहाँ बोल रहा है सोलिसिटर जनरल और पार्लियामेंट की बात कर रहा है, ठीक ना। तो पार्लियामेंट में सोलिसिटर जनरल क्या करने जाएगा, नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट द रिजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइन। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, प्रेसिडेंट को करेगा, दोनों ही इनकरेक्ट है, ठीक ना। नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड YB चंद्रचूड़ इन PN भगवती लेके आए थे। कौन? PN भगवती, ठीक ना। पब्लिक PIL PN भगवती फादर का आया था, फादर ऑफ PN भगवती, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कौन सा आर्टिकल है? 131, ठीक। द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आई थी, ठीक ना, ऐसे नहीं आ गई। केशवराम भारती। विच कोर्ट इन इंडिया आज नो एज द कोर्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों को कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के अप्रूवल से कहीं भी मीट कर सकते हैं, लेकिन इसका है तो कौन सा आर्टिकल में 130 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट कहाँ रहेगा उसके बारे में बात की गई है, ठीक। TD सैट जजमेंट कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं भी किया जा सकता है। पब्लिक लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जुडिशियल इनिशिएटिव है।
PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वेयर कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंट्री का कौन सा ओरिजिनेट है, तो अमेरिका से ओरिजिनेट होती है। जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में आई थी रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है ना। द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडियन सोसाइटी वाज ग्लोरीफाइड बाय द जजमेंट ऑफ कोर्ट इन सितंबर 2003। द कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अंडर विच law is prescribed that all proceeding in the Supreme Court of India shall be English language। ठीक, तो आर्टिकल 348 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या लैंग्वेज होगा, ठीक ना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग के सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज केज ऑफ पैरोट कोलगेट स्कैम में, ठीक है ना। कोयला का, ठीक। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, ठीक। तो ये करेंट सीक्वेंस है। सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा, बार बार देखते रहिए ना, भूल जाएंगे, ठीक। तो आज यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे गवर्नेंस से रिलेटेड। अब यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 की शुरुआत होगी, ठीक, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगले बार मिलेंगे तो हम स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें आपको वही कहानी फिर मिलेगी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, यानी आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट में कोई टेंशन नहीं है, सेम उसका अपोजिट है, बस आर्टिकल ध्यान देना होता है, सेम वही सिमिलरिटी है। और जुडिशरी में यहाँ पर हाई कोर्ट का, ठीक। तो ये आपका 3 चीज़ इसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए अगले बार मिलते हैं, ठीक ना। आप बाकी अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक ना, और चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए, ठीक। तो और एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को बड़ा किया जाए बस, ताकि कुछ किया जाए, इस पर नया चीज़ लाया जाए, ताकि एकदम कंपटीशन को चबा जाया जाए, ठीक है ना। तो अब छोटा चैनल रहेगा, अगर मैं अपना रिपोर्ट डालता हूँ तो व्यूअर बहुत कम होते हैं, इसलिए नहीं मन करता है। रियलिटी यही है। आप ये सोच रहे हैं कि पैसा के लिए, तो पैसा बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अगर अच्छा लगेगा तो लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे तो बस खत्म। लेकिन क्या होगा कि हम रिपोर्ट डालें और फिर इसको कोई देखने वाला ना रहे तो मज़ा नहीं है, इसलिए चलिए ठीक है, शेयर सब्सक्राइब कीजिए तो और अपने दोस्तों को बताइए, कुछ नया होगा और फ्री होगा सब कुछ, नो पैसा। लोग शुरू में क्या करते हैं, यूट्यूब पर थोड़ा सा लाते हैं और थोड़ा सा, फिर उसके बाद पैसा लेने लगते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर सब फ्री। चलिए अगले बार मिलेंगे, ठीक, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू और वेलकम टू फॉर द वाचिंग, और क्या बोल सकते हैं, जय हिंद, जय